हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सक्सेस स्टडी 1.0 और मैं हूं आशुतोष कुमार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मूल अधिकार को कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग डीपीएसपी की शुरुआत करेंगे। डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है और इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, यानी इसे आयरलैंड के संविधान से लेकर भारत में शामिल किया गया है। इसमें हम लोग को अनुच्छेद 36 से 51 तक पढ़ना है, जिसमें हम लोग कुछ अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला अनुच्छेद अनुच्छेद 36 है, जिसमें कहा गया है कि नीति निर्देशकता तो राज्य के लिए उपलब्ध है और यहाँ राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 में वर्णित है, यानी जो अनुच्छेद 13 में वर्णित है। यानी जो यह डीपीएसपी है यानी नीति निर्देशकता तो है, यह राज्य के लिए उपलब्ध कराया गया है और इसे भारतीय संविधान में इसलिए उपलब्ध कराया गया है कि जब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी का निर्माण करे यानी अपने नीतियों का निर्माण करे तो वह इन सभी चीजों का ख्याल रखे। समझ रहे हैं? यानी इसे कोई गवर्नमेंट अगर पॉलिसी बना रही है, कोई नीति बना रही है, तो उसमें डीपीएसपी के भागों में जो राज्य को सुझाव दिया गया है उस सभी सुझाव को वह ध्यान में रखे, चर्चा करे। यही अनुच्छेद 36 में बताया गया कि यह राज्य के लिए उपलब्ध है। इसके विशेष प्रावधान तो आगे है। देखिए, अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति के बारे में बताता है। यह इसमें कहा गया है कि जो नीति निर्देशक तत्व होगा वह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा, अर्थात इसे लागू कराने के लिए न्यायालय में मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। यानी जो राज्य के नीति निर्देशक वाले तत्व हैं वह केवल एक नैतिक पक्ष है, जो राज्य को लागू करना उनके दायित्व पर निर्भर करता है। वह मन करे तो लागू करे, मन करे तो ना करे, यानी एक नैतिक पक्ष है। इसे लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा और आप लोगों को पता है कि राज्य अपने कर्तव्य किस प्रकार से निर्वहन करती है। यह जो भाग है वह राज्य पर कानूनी रूप से कोई बाध्यता नहीं रखता है, यानी कोई बाध्यता नहीं रहता है राज्य को, राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मनमर्जी है एक तरफ समझे तो, कि तुम डीपीएसपी को राज्य लागू करो, तुम्हारी मर्जी है, और ना लागू करो वो भी तुम्हारी मर्जी है। यानी सीधे तौर पे कहा जाए तो यह मनमर्जी वाला ख्याल है, नैतिक पक्ष है। और आपको पता है कि भारतीय राजनेता कितने अपने नैतिक पक्षों को जवाबदेही होते हैं। तो यह चर्चा संविधान सभा में हुआ, तो फिर इसे शामिल क्यों किया जाता है, यानी इसे भारतीय संविधान में शामिल क्यों किया जा रहा है? तो इस पक्ष का चर्चा करते हुए, इस क्वेश्चन का जवाब देते हुए हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान सभा में कहा था कि यह लोकतंत्र है और यहाँ पे हर 5 वर्षों पे चुनाव होगी और हर 5 वर्ष के बाद नेता को जनता के सामने उपस्थित होना होगा और उनके जवाब देना होगा। अगर वह इन सभी अनुबंधों पे, यानी जो भाग 4 में वर्णित अनुबंध है उस पर अगर ध्यान नहीं देते हैं, उसको अमली जमा नहीं पहनाते हैं, तो फिर उन्हें जनता जवाब देगी। यही भीमराव अम्बेडकर का कथन था। तो आप लोग समझ रहे हैं कि इसे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, इसे मुकदमा दायर नहीं कराया जा सकता है। जो इसका तत्व है वह लागू करना कर्तव्य होगा राज्य का, उसके मन पे निर्भर करता है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी होगी कि डीपीएसपी को लागू करे, मन करे तो करे और मन करे तो ना करे। यह राज्य पे कानूनी बाध्यता नहीं रखता है और यह एकमात्र नैतिक जिम्मेदारी है। यही बताया गया है अनुच्छेद 37 में। अब हम लोग अनुच्छेद 38 की चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 38 में यह कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यानी राज्य जो है वो लोक कल्याण के लिए, लोकहित के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने का काम करेगा, यानी समाज का ऐसे निर्माण करेगा, इस तरह से निर्माण करेगा कि हर कोई खुशी हो, सुखी हो, समाज में कोई भेदभाव की स्थिति उत्पन्न ना हो, यह इसमें कहा गया है। अनुच्छेद 38 में यह बताया गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा और संरक्षण करेगा जिसमें लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को प्रेरित करे। यानी अनुच्छेद 38 यह करता है कि जो गवर्नमेंट है, यानी जो सरकारें होगी, वह ऐसी व्यवस्था यानी ऐसी सिस्टम बनाएगी जिससे लोक कल्याण हो,
जो संस्थाएं हैं गवर्नमेंट के अंदर में, वो सभी संस्थाएं राष्ट्रीय जीवन के यानी भारत के लोगों के लिए एक आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इन सभी संबंधों में इन सभी चीजों को स्थापित करने के लिए प्रेरित करें। यही कहता है अनुच्छेद 38वां। अनुच्छेद 38(2) यह कहता है कि राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयत्न करेगा और प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। यह प्रावधान जो है वह 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया, इसे याद रखिएगा। यानी अनुच्छेद 38(2) में यह बताया गया है कि जो राज्य होगा वो राष्ट्रीय आय की असमानता को कम करेगा और सुविधा और अवसर की क्षमता को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यानी जो राज्य होगा वह, जैसे देखते हैं आप लोग समाज में कि कोई व्यक्ति बहुत ऊंचे वर्ग में होता है, यानी उच्च आय वर्ग में होता है, कोई व्यक्ति बिल्कुल निम्न वर्ग में होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उच्च आय वर्ग के लोगों वाले से, यानी जो टॉप क्लास के लोग होते हैं उनसे टैक्स लेती है और उनसे टैक्स लेकर क्या करती है, गरीबों में वितरण करती है, डेवलपमेंट का कार्य करती है, यानी बहुत सारी कार्य करती है। तो यह इसी अनुच्छेद के अनुसार से गलती है कि राज्य आय की असमानता को कम करे, गरीबों को ऊपर उठाने का प्रयास करे और अमीरों को सहयोग करे कि आप आगे बढ़िए लेकिन हमको कुछ टैक्स देते रहिए जिससे मैं निचले वर्ग को ऊपर उठा सकें और अवसर की क्षमता सब किसी को मुहैया कराए, सुविधा और अवसर में असमानता न हो। आप लोगों को पता है कि इस अवसर की असमानता को समाप्त करने के लिए कितनी सारी व्यवस्थाएं की गई। जैसे मैं बता रहा था कि गरीबों के लिए भोजन मुहैया कराना, गरीब के बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था करना, उन्हें उच्च लेवल की शिक्षा प्राप्त करने के लिए सब्सिडी देना, इन सभी व्यवस्थाएं राज्य की है और अच्छे से कर रही है। यह देखकर काफी अच्छा लग रहा है। तो यही था अनुच्छेद 38(2). अब आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 39 क्या है। कुछ अनुसरणीय तत्व, यानी जो राज्य होगा उसके लिए कुछ अनुसरण करने योग्य इसमें तथ्य दिया गया है। अनुच्छेद 39(a) में यह बताया गया है कि पुरुष और स्त्री की आजीविका का समान अवसर होगा। यानी इसमें ये चीज कह दिया गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करे जिससे कि महिला और जो हमारे पुरुष हैं उनमें आजीविका का समान अवसर हो। यानी अगर पुरुष को जॉब करने का इजाजत है, नौकरी पेशा करने का इजाजत है, यानी कोई व्यापार या वृत्ति करने का अगर इजाजत है तो महिलाओं को भी मिले और उन दोनों को समान अवसर मिले। ऐसा ना हो कि केवल पुरुष ही करते रहें और महिलाओं को समान न मिले, महिलाओं का शोषण करे। यह इसमें कहा गया है कि ऐसा राज्य की नैतिक जिम्मेदारी होगी करेगा। नैतिक जिम्मेदारी का कैसे पालन करता है इसका आप लोगों को पता ही है कि आज तक हमारे संसद में 33% महिलाओं के लिए जो सीट की आरक्षण का बिल है वो पास नहीं हो पाया है, जबकि अभी सरकार इतनी मेजोरिटी में है, ये भी आपको पता है। अब देखिए अनुच्छेद 39(b), समुदाय के भौतिक संसाधनों का सामूहिक रूप से इस प्रकार वितरण हो जिससे सभी के हितों का सर्वोत्तम पूर्ति हो, अर्थात संसाधन का न्यायपूर्ण वितरण हो। यह अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे मूल अधिकार पर भी प्रभावी बना दिया गया है। यानी जो अनुच्छेद 39(b) और 39(c) हम लोग देखे थे, मैं थोड़ी सी चर्चा करके मूल अधिकार में छोड़ दिया था कि यह मूल अधिकार पर भी प्रभावी है। यानी अगर इसको लागू करने के लिए राज्य अगर कोई कानून बनाता है तो उसे न्यायालय में भी चुनौती नहीं दिया जा सकता है कि वो मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। अब देखिए भौतिक संसाधन क्या होता है, जैसे कोई खनिज संसाधन हुआ, भूमि संसाधन हुआ, आय का संसाधन हुआ, यानी आर्थिक संसाधन हुआ। तो इन सभी जो संसाधन है इनका मतलब वितरण इस प्रकार से हो ना कि जिससे किसी का हित प्रभावित ना हो, सभी को एक समान अवसर मिले। तो इसका मतलब यह हुआ कि राज्य ऐसा कार्य करेगा कि जैसे अगर हम लोग देखते हैं तो इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है, कुछ लोग उच्च वर्ग के होते हैं, ऊपर बैठे हुए होते हैं, कुछ लोग निम्न वर्ग के होते हैं जो निचले पायदान पे होते हैं, कुछ लोग उससे नीचे होते हैं। तो राज्य क्या करता है, ऊपर के लोगों से टैक्स लेता है और नीचे के लोगों में वितरण करता है विभिन्न सुविधाओं के माध्यम से, विभिन्न अपने पॉलिसियों के माध्यम से। इन्हीं लोग के आय में से कुछ सेना में भी जाता है,
यानी राज्य के खर्चा भी चलता है। यानी अब टैक्स का जो सिस्टम सुना होगा, जैसे आप लोग देखे हैं कि कितने सारे भूमि सुधार कानून बनाए गए, तो वह अनुच्छेद 39B का अनुसरण करके ही बनाया गया, जो भूमि संसाधन है उसका एक समान रूप में वितरण हो, सभी को अवसर प्राप्त हो। यही है अनुच्छेद 39B। 39C में कहा गया है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे आर्थिक संसाधनों की अहितकारी या अलाभकारी संकेंद्रण ना हो। यानी अनुच्छेद 39C कहता है कि हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है उसको इस प्रकार चलाया जाए कि अगर कोई अमीर है तो लगातार अमीर होते ना जाए, और जो गरीब है वो और गरीब होते ना जाए। यानी जो गरीब है वो थोड़ा ऊपर उठे, अमीर है वह बढ़ते रहे अपने गति से। तो आर्थिक व्यवस्था का इस प्रकार से व्यवस्था किया जाए। यानी इसको में ये चीज स्पष्ट किया गया है और राज्य के लिए सुझाव दिया गया है। जैसे सपोज मान लीजिए कि ये कोई मुकेश अंबानी है, ठीक है, और ये कोई विलेज का एकदम बिल्कुल गरीब आदमी है, या विलेज या टाउन का बिल्कुल गरीब आदमी है, या हमारा मध्यम वर्गीय है, यह उच्च मध्यम वर्गीय है, और यह निम्न उच्च वर्ग, ठीक है। तो राज्य करती क्या है, इन लोगों से टैक्स लेती है, टैक्स का पैसा कलेक्ट करती है, और टैक्स का पैसा कलेक्ट करके अपने पॉलिसी के माध्यम से इन सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करती है, ताकि एक इकोनॉमिक सिस्टम है वो चले रहे। यानी अमीर और अमीर ना होता जाए और गरीब और गरीब ना होता जाए, इन दोनों के बीच का संतुलन बना रहे। यही कहा गया है कि अनुच्छेद 39C में कि संतुलन बनाने का राज्य प्रयास करेगा, और यह जो है वह मूल अधिकार पे भी प्रभावी है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट कैसे बैंकों का निजीकरण कर दी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दी। अभी निजीकरण ही चल रहा है, तो निजीकरण ही निकल रहा है। जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो उसमें क्या किया गया, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने क्या किया, उसे उठाया, गवर्नमेंट के पास ले लिया, उनको उनका पैसा दिया और वो अपने अंदर में चलाई, और जिससे काफी सारे पैसे प्राप्त हुए, जिससे देश का डेवलपमेंट हुआ। जैसे एसबीआई को राष्ट्रीयकरण कर लिया गया, और फिर अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, उसका निजीकरण हो रहा है, यानी डेवलपमेंट हो गया, तो अब उस पैसे को निकाल कर कहीं और इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो यही है 39B और 39C, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, लेकिन यह मूल अधिकार पे भी ये दोनों अनुच्छेद प्रभावी हैं। यह एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकार पे भी प्रभावी है, यानी इसको अगर लागू करने के लिए राज्य कोई कानून बनाती है तो उसे मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर भी चुनौती नहीं दिया जा सकता है। तो वह है अनुच्छेद 39B और 39C, यानी यह दोनों अनुच्छेद। तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा। अब देखते हैं कि आगे क्या है। अब अनुच्छेद 39D में कहा गया है कि पुरुष और स्त्री के समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी जो महिला और पुरुष हैं अगर वो एक तरीके का कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर प्राइमरी स्कूल का टीचर है, अगर वह पुरुष है तो उसको जितना सैलरी दिया जाए उतना ही महिलाओं को सैलरी दिया जाए। यही इसमें कहा गया है कि यह ऐसा राज्य प्रबंध करेगा। लेकिन इसमें हुआ क्या कि एक याचिकाकर्ता ने लेकिन न्यायालय में पहुंच गए कि पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन क्यों नहीं दिया जाता है, तो समता के अधिकार का उल्लंघन है। रणधीर सिंह जी लेकर पहुंचे थे। इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दे दिया कि समान कार्य के लिए समान वेतन को मूल अधिकार नहीं बनाया जा सकता है। इनका यह दलील था कि जो अनुच्छेद 39D में दिया गया है ना, उसे उठाकर मतलब आप महोदय न्यायालय इसे उठाइए और मूल अधिकार में शामिल कर दीजिए। तो न्यायालय ने यह तर्क दिया कि ऐसा नहीं किया जा सकता है, समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जा सकता। ऐसा मानना होता है कि महिलाओं की अपेक्षा में पुरुष थोड़ा ज्यादा काम करते हैं, इसलिए पुरुषों की थोड़ी अधिक सैलरी दी जाती है। इसी सभी चीजों को शायद सुप्रीम कोर्ट ख्याल में रखते हुए इस प्रावधान को शामिल किया। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 39E क्या है। पुरुष और महिला श्रमिकों की शक्ति और बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, और आर्थिक व्यवस्था के कारण नागरिकों को ऐसा कार्य न करना पड़े जो उनकी आयु शक्ति को विपरीत हो। यानी जैसे पुरुष और महिला होती हैं तो इनकी शक्ति सुकुमार होती है, यानी ये लोग कोमल चीज होता है, जो बच्चे होते हैं और जो महिलाएं होती हैं, तो इनकी सुकुमार अवस्था का बहुत जगह दुरुपयोग होता था पहले। तो इसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि राज्य ऐसा प्रावधान करे
भविष्य में यानी उसकी नैतिक जिम्मेदारी होगी कि ऐसा व्यवस्था करे कि उनकी जो अवस्था है, यानी जो बच्चों की अवस्था है, जो महिलाओं की अवस्था है, उसका दुरुपयोग ना हो उनके शक्ति का, और आर्थिक व्यवस्था के कारण उनको ऐसा कार्य ना करना पड़े जो उनके आयु की शक्ति के विपरीत। यानी जैसे आप लोग देखते होंगे कि हम यहाँ पे दुरुपयोग के बारे में बताते हैं तो उनको आर्थिक व्यवस्था के कारण नागरिक को ऐसा कार्य ना करना पड़े जो मतलब विपरीत हो, समाज के लिए विपरीत हो। जैसे देखते हैं कि कुछ महिलाएं कुछ गलत काम करने लगती हैं अपने आर्थिक व्यवस्था के कारण, तो यह वो जो महिलाएं हैं वो गलत काम इसलिए कर रही है ना क्योंकि गवर्नमेंट इस अनुच्छेद पे व्यवस्था नहीं किया, उतना बल नहीं दिया है कि किसी भी महिला को या किसी भी बच्चे को अपने आर्थिक व्यवस्था के कारण दुरुपयोगी ना हो। जैसे आप लोग देखते होंगे कि टी स्टॉल पे 10 से 12 साल का बच्चा या उससे भी कम उम्र का बच्चा चाय दे रहा है, और हम लोग भी जाते हैं और कहते हैं छोटू 1 कप चाय ला। तो जो ये हम लोग कहते हैं ना, ये सबसे बड़ी गलती है। ये क्यों हम लोग कर रहे हैं? वह बच्चा अपने आर्थिक व्यवस्था के कारण मजदूरी कर रहा है, कार्य कर रहा है, जो उसका अवस्था है वो पढ़ाई लिखाई करने की अवस्था है, लेकिन वह कार्य कर रहा है, यानी श्रम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। तो यह इसमें यही चीज बताया गया है कि जो जिसका उम्र हो उसी के अनुसार से उसे काम करना पड़े, उसके शक्ति का, आर्थिक व्यवस्था का दुरुपयोग ना हो। अगर कोई 6 साल 7 साल या 8 साल या 10 साल का लड़का अगर कोई चाय स्टॉल पे काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, या किसी के यहाँ कोई मजदूरी का काम कर रहा है, तो वह उसके शक्ति का दुरुपयोग ही तो है, उसके सुकुमार अवस्था का हनन ही तो है। तो इन सभी चीजों को लागू कराने के लिए व्यवस्था किया गया कि राज्य ऐसा कार्य करेगा। देखिए आपको पता है कि हमारी राज्य कैसे कार्य करती है। अब अनुच्छेद 39 को देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामयी वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं देना तथा बालकों की युवाओं को शोषण तथा नैतिक प्रतियोग से रक्षा करना, प्रतियाग से रक्षा करना। यानी इसका मतलब यह हुआ कि राज्य ऐसा व्यवस्था करेगा कि जो हमारे बच्चे हैं उनका एक स्वस्थ माहौल में विकास हो, यानी जो हमारे बच्चे हैं उनको ऐसा सामना ना करना पड़े कि जैसे पढ़ाई लिखाई करने का उम्र होता है बच्चे को, एक स्वस्थ वातावरण, एक स्वस्थ विकास, एक स्वस्थ डेवलपमेंट उसे जरूरी होती है। उन सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए राज्य व्यवस्था करेगा कि एक ऐसा माहौल देगा जिसमें बच्चे एक अच्छे प्रतियोगी के रूप में तैयार हो सके, जो समाज की व्यवस्था को शामिल कर सके। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी राज्य ऐसी व्यवस्थाएं नहीं कर पाया है, जबकि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल है। यानी केवल शिक्षा दे देना बच्चों के लिए, अगर कोई बच्चा गरीब है तो उसे केवल शिक्षित कर देना ही राज्य की जिम्मेदारी नहीं होती, उसे एक अच्छे माहौल नहीं देना। शिक्षा के साथ साथ उसको अच्छे पोषण तत्व भी देना है, पोषक तत्व देना है, उसको अच्छे ड्रेस देना है, उसको ऐसा माहौल देना है ताकि वो पढ़ सके। ऐसा ना हो कि बच्चा स्कूल में आया शाम को जाकर मजदूरी कर रहा है। तो इन सभी चीजों पे भी ध्यान गवर्नमेंट को देना चाहिए, और इन्हीं सभी चीजों का व्यवस्था किया गया है कि मतलब नीति निर्देशक तत्व में राज्य को यह बताया गया है कि राज्य जो है वो आगे चलकर व्यवस्था करेगा। अब आप लोग के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि इतनी सारी बातें तो कर दी गई है, लेकिन इसे व्याधिकारिता कोई दी ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि उस समय आप लोग को जब संविधान लिखा गया तो उस समय राज्य की स्थिति सही नहीं थी। अब ये भी हमारा देश आजाद हुआ था और उसमें उस समय राज्य की आर्थिक संसाधन में काफी कमी थी। तो अगर उस समय यह व्यवस्था कर दिया जाता कि राज्य क्या करे कि इन सभी चीजों को लागू कराए, बाध्यकारिता कर दिया जाता, तो राज्य के पास खुद पैसे नहीं थे, राज्य कहां से लागू करवाता। तो इसलिए इसे नैतिक रूप में जिम्मेदारी दे दी गई, जिसका उपयोग दुरुपयोग मतलब आज के राजनेता कर रहे हैं, नैतिक अपने जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 39A जो ये है, इसमें ये बताया गया है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, यानी जो है हम लोग कानूनी सहायता लेना चाहिए वो निःशुल्क व्यवस्था कराया जाएगा। जो गरीब, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो अपने अधिकारों को या कानूनी सहायता नहीं ले सकते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट व्यवस्था करेगी और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। अगर कोई अपना केस लड़ने के कैपेबल नहीं है तो उसको राज्य वकील उपलब्ध कराएगी, यानी विधि व्यवसायी उपलब्ध कराएगी, और उसके तहत उसे न्याय दिलाने का काम करेगी। यह प्रक्रिया अभी लागू है देश में। इसे लागू करने के लिए ये संस्थान बनाए गए हैं, जैसे केंद्र के लेवल पर, सेंटर के लेवल पे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी नालसा बनाया गया है, यह केंद्र के लेवल पे बनाया गया है।
दूसरा बात है कि सालसा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, यह हम लोग को राज्य के स्तर पे बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी डालसा, यह हम लोग को डिस्ट्रिक्ट यानी जिले के लेवल पे बनाई गई है। तहसील लीगल सर्विस कमेटी यानी यह अनुमंडल या तहसील के लेवल पे बनाई गई है। तो अनुच्छेद 39 को तो अभी लागू करा दिया गया है। यह जो अनुच्छेद 39 है उसकी नैतिक जिम्मेदारी को हमारी राज्य सरकार पालन कर चुकी है। अब अनुच्छेद 40 है, इसमें ग्राम पंचायतों का संगठन, यह गांधीवादी दर्शन है। यह याद रखिएगा कि अनुच्छेद 40 में जो ग्राम पंचायतों का संगठन की बात की गई है यह गांधीवादी दर्शन है। और अभी भारत में ग्राम पंचायतों का गठन हो भी चुका है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत को संविधान में शामिल करने का विरोध डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। यानी जो ग्राम पंचायत को शामिल करना किया गया जो डीपीएसपी में, उसका विरोध भीमराव अम्बेडकर ने किया था। अब क्यों किया था, इसका जवाब जो है वह यह है कि जो उस समय भीमराव अम्बेडकर का यह कहना था कि अभी स्टेट लेवल पर और केंद्र लेवल पे ही सरकार चलाने के लिए पैसे नहीं। अगर आप यह व्यवस्था कर देते हैं कि ग्राम पंचायत यानी ग्रामीण स्तर पे भी गवर्नमेंट हो और ग्रामीण स्तर पे भी गवर्नमेंट चले, तो यह पैसे कहां से आएंगे, इसकी व्यवस्था कहां से होगी। तो लेकिन इस सभी मुद्दों को आधार बनाते हुए वह इस चीजों का विरोध किए थे। लेकिन उनके विरोध के बावजूद भी भारतीय संविधान सभा के अधिक मेंबर इस गांधी जी के दर्शन को संविधान में लेकर आए और शामिल किए डीपीएसपी में कि अभी पैसा नहीं है, बाद में जब पैसा हो जाएगा केंद्र के पास तो केंद्र अपने नैतिक जिम्मेदारियों के पालन करते हुए, संसद अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को पालन करते हुए पंचायत स्तर पे यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण करेगी और ग्राम पंचायत का गठन करेगी, जो हमारे भारत में हो चुका है और हमारे पंचायत स्तर की सरकारें कार्य कर रही है। आज की चर्चा इतना ही थी। जहां तक हम लोग समझे कि अनुच्छेद 40 तक समझ लिए। अब हम लोग अगली कक्षा में अनुच्छेद 41 से कक्षा को शुरू करेंगे और देखेंगे कहां तक कंप्लीट होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।